हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। फिर हम लोगों ने कुछ बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उन क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल रेज करेंगे। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, बड़े ध्यान से समझना है, इस चीज को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को, find the area of the segment AYB shown in the figure if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 degree। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है। अब इस सर्कल की रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, जबकि सेंटर पे बना हुआ एंगल हम लोगों को दिया है 120 डिग्री का। तब हमें क्या करना है, तब हम लोगों को भाई इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया, जो कि ब्लू कलर से हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या क्या दिया है हम लोगों को, हम लोगों को रेडियस दे रखी है सर्कल की जो कि 21 सेंटीमीटर है और सेंटर पे बना हुआ एंगल दिया है हम लोगों को 120 डिग्री। देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, नेम दे रखा है सेगमेंट ए वाई बी, एंड दिस इक्वल टू। अच्छा, सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर देन पाई थीटा अपॉन 360 माइनस, अगर थीटा 120 डिग्री हो तो एक फॉर्मूला बताया था ना, तब ऐसे में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तब लगाते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये है एरिया निकालने का फॉर्मूला, किसका एरिया, सेगमेंट का एरिया। भाई वैल्यूज पुट कर दीजिए। आर हम लोगों को पता है कितना है, 21 है, तो यहाँ पे रखा 21 और इसका स्क्वायर कर दिया। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, इनटू में क्या है थीटा, तो थीटा की जगह पे रखेंगे 120, तो यहाँ पे रखा 120 अपॉन में 360 है, एज इट इज रखा। माइनस का साइन है, पुट कर दिया। थीटा अगर 120 है तो थीटा अपॉन 2 का मतलब कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, फर्दर करते हैं भाई इसको सिंप्लीफाई। तो 21 का स्क्वायर होगा 441, एज इट इज रखा हम लोगों ने। 120 से देखो ये सीधे सीधे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला 22 और नीचे क्या मिलेगा 7 3 जा 21। माइनस का साइन रख दिया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, जबकि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई 441 तो एज इट इज रखा, 22 अपॉन 21 रख दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 441 फिर से ऐसे ही रखा हम लोगों ने। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, फर्दर अगर इनको सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेना होगा। तो 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 84 होगा। ठीक है, अब 21 से इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स। तो 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 22 के साथ करेंगे तो मिलेगा 88, माइनस का साइन है रखिए। 4 से इसको डिवाइड करें तो 21 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 21 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ करेंगे यानी कि √3 के साथ, तो क्या मिलेगा 21 √3। ठीक है, अब हम लोग देखो देख रहे हैं ये 21 का स्क्वायर है और ये 21 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो 21 टाइम्स होगा और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स होने वाला है। तो इस तरीके से फाइनली क्या मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है 21 अपॉन 4 और ब्रैकेट में 88 माइनस 21 √3, और चीजें क्योंकि सेंटीमीटर में है तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center, then find the area of the corresponding segment of the circle, use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, वहां पे रेडियस दे रखी थी 21 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे क्या दी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटर पे एंगल यहाँ भी 120 का दे रखा है, वहां भी 120 डिग्री का दे रखा था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बस पाई की जगह पे 3.14 रखना है, √3 की वैल्यू रख देनी है 1.73, तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, आई होप आप लोग कर लोगे इसको आसानी से। राइट, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसमें दिया है हम लोगों को, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope, then find the area of that part of the field in which the horse can graze, and second part में find करना है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter, use pi equal to 3.14। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर शेप फील्ड है
और इसकी जो साइड है वो 15 मीटर हम लोगों को दे रखी है। अब इस फील्ड के कॉर्नर पर एक खूंटे से घोड़ा बंधा हुआ है जिसके गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है। तो अब हम लोगों को पहले पार्ट में बताना है कि अगर ऐसा है तो बताइए इस हॉर्स को ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया मिलेगा, यानी कि कितने एरिया को ये ग्रेस कर सकता है, पहली चीज फाइंड करनी है। फिर दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर ऐसा किया जाए कि 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी उसके गले में बांध दी जाए तो भाई साहब उसके लिए ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है, तो दो चीजें फाइंड करनी है। पहले बात करते हैं हम लोग इस पार्ट की, राइट। तो चलिए लिखते हैं इसको एक बार। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ये किसके बराबर होगा भाई। हॉर्स की अगर हम लोग बात करें तो इस एरिया को ग्रेस कर सकता है ना अगर इसके गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी है। और ये पार्ट अपने आप में क्या है भाई, स्क्वायर शेप फील्ड है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में हुआ एक क्वाड्रेंट। तो हमें क्या करना है भाई, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देना है और जितना इस क्वाड्रेंट का एरिया निकल कर आएगा वही पार्ट हॉर्स ग्रेज कर सकता है ना, यानी कि उसकी ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल एरिया होगा। करेक्ट है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस क्या होगी भाई, जितनी लंबी रस्सी घोड़े के गले में बंधी हुई है, इसका मतलब आर कितना है इस केस में, आर है 5 मीटर। करेक्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आर यानी कि रेडियस कितना है 5 मीटर और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो 1/4 पाई की जगह पे क्या रखना है इस बार 3.14, तो यहाँ पे रख दिया 3.14 और रेडियस का मतलब जितनी लंबी रस्सी घोड़े के गले में बंधी हुई है 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर से लिखो इसको 1/4 इंटू में कितना हुआ 3.14 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 1/4 एज इट इज रखो, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। तो 25 चौका 100, 10 कैरी गया, 25 से कम 25 और 10 35 हो गया, 3 25 दिया 75 और 3 78 हो गया। ठीक है, डेसिमल की 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 78.50 है, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 78.50 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 बन जा 4 बचा 3 38, 4 9 जा 36, 2 बच गया, डेसिमल बीच में आ गया लगा दीजिए, 5 ऊपर से आ गया तो 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, देन 2 बचेगा 0 बढ़ा सकते हैं, देन 4 5 जा 20। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी है उस रस्सी की हेल्प से वो कितने एरिया को ग्रेस कर सकता है, वो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेस कर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय अगर उसके गले में 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए तो क्या होगा, कितना एरिया वो ग्रेस कर सकता है। बेसिकली तो हमें क्या निकालना है, कितना ज्यादा एरिया मींस कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजिंग के लिए, वो चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ये सेकंड पार्ट है। So when the length of the rope कह दो, length of the rope इक्वल टू 10 मीटर। जब 10 मीटर लंबी रस्सी होगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो उस केस में रेडियस हो गई अब 10 मीटर। तो सिचुएशन क्या होगी, जरा पहले सिचुएशन को समझो। अब 5 मीटर लंबी रस्सी थी, इसको बढ़ा कर कितना कर दिया 10 मीटर, और 10 मीटर लंबी रस्सी होगी तो भाई इस एरिया को ग्रेस कर सकता है ना। ठीक है, तो अब इस एरिया को ग्रेस कर सकता है हॉर्स। तो अभी पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि जब 10 मीटर लंबी रस्सी उसके गले में बांध दी जाए तो कुल मिला के ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल एरिया होगा क्या। ठीक है, तो चलिए ये भी क्या है अपने आप में, ये भी क्वाड्रेंट है तो भाई इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो और इस क्वाड्रेंट की अब रेडियस कितनी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। सो द एरिया फॉर ग्रेजिंग नाउ, सो द एरिया फॉर द ग्रेजिंग नाउ इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, इस क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर। और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इस बार रेडियस कितनी लेनी है 10 मीटर लेनी है। रखो भाई 1/4 पाई की जगह पे रखना है 3.14 और रेडियस है 10 तो इसका स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/4 3.14 एज इट इज, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझना जरा, 3.14 तो ऐसे ही रखा और इस 100 को चाहे तो भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 4, और जैसे ही हम लोगों ने ऐसा लिखा तो भैया 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा
3.14 इंटू 25, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भाई साहब ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था ना हम लोगों ने, कितना रिजल्ट आया 78.50, तो सीधे सीधे रख दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 78.50 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब घोड़े के गले में 10 मीटर लंबी रस्सी बांधी जाएगी तो उसके लिए ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया होगा, 78.50 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन फाइनली हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी उसके गले में बांध दी जाए। तो भाई साहब पहले इतने एरिया को ग्रेस कर सकता था, अभी इस एरिया को ग्रेस कर सकता है। अगर 10 मीटर लंबी रस्सी बंधी है उसके गले में तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। सो नाउ increase increase in area, इंक्रीज इन एरिया कितना होगा 78.50, में से माइनस करना है किसको 19.625 को। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। सो 78.50 में से माइनस करना है किसको 19.625 को, एक जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं। सो लाइक डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 गया तो ये बचा 7, यहाँ पे क्या रहेगा 4, 8 और 6 14, ठीक है। यहाँ पे रहने वाला है 7 और 7 और 8 6 8, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा 6 में से 58, तो 58.875, तो 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज हो जाएगा, जब घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हुआ सेकंड पार्ट का और ये आंसर हुआ भाई फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो आई थिंक दोनों ही पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Then find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक ब्रॉच तैयार किया जाना है सिल्वर वायर की हेल्प से। ठीक है, अब इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 35 mm। तो डायमीटर को हम लोग डी कह सकते हैं या फिर डी को ही दिखा सकते हैं किससे 2r से। तो डी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है यहाँ पे 35 mm, और अगर डी 35 mm है तो भैया आर कितना होगा, आर हो जाएगा इसका आधा यानी कि 35/2 mm। करेक्ट है। अब आगे बोला है कि भाई इस ब्रॉच को तैयार करने में सिल्वर वायर से 5 डायमीटर्स भी बनाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि क्या करते हैं इस सर्कुलर रीजन को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तब हम लोगों को दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज फाइंड करनी है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसका मतलब इस ब्रॉच को बनाने में कितनी लेंथ के सिल्वर वायर की जरूरत होगी, ये पहली चीज है जो हम लोगों को फाइंड करनी है। और दूसरी चीज हम लोगों को फाइंड करनी है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो जब हम लोग 5 डायमीटर्स यहाँ पे ड्रॉ करें, राइट, तो यहाँ पे सेक्टर्स बन जाते हैं कितने 10। इन 10 सेक्टर्स में से हर एक का एरिया कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं और करना शुरू कर रहे हैं भाई फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। क्लियर है, तो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा सोचो सिल्वर वायर लगेगा कहाँ कहाँ पर। तो भाई इस ब्रॉच को बनाना है तो सिल्वर वायर लगेगा देखिए इस आउटर बाउंड्री पर यानी कि सरकमफेरेंस पर। ठीक है, एक तो लगेगा सरकमफेरेंस पर और ये क्या है भाई डायमीटर्स हैं। ठीक है, और ये भी किसके बने हुए हैं सिल्वर वायर से बने हुए हैं और ये कितने डायमीटर है 5 डायमीटर्स हैं। तो हम लोगों को अगर लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की तो हम लोग क्या करें सरकमफेरेंस निकालें और उसमें प्लस कर दें ये 5 डायमीटर्स, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या निकालना है हम लोगों को सरकमफेरेंस और इसमें प्लस कर देने हैं 5 डायमीटर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोगों को डायमीटर दिया होता है तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है पाई डी, और 5 इंटू डायमीटर है तो इसको सीधे लिख दो 5 इंटू डी। ठीक है, पाई की जगह पे रखो भाई 22/7 और डायमीटर दे रखा है कितना 35 mm, तो यहाँ पे रख दिया 35, फिर से रखो 5 एज इट इज और डी की जगह पे 35। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं तो कैंसिल आउट करो भाई, 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 22 5 जा कितना हो जाएगा 22 पंजे 110, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें
तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, दोनों को प्लस कर दें तो बन गया 285 mm। इसका मतलब इस ब्रॉच को बनाने के लिए कितने सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी, कितनी लेंथ के सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी, तो 285 mm सिल्वर वायर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो समझ आ गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो एरिया निकालना है किसका, हर एक सेक्टर का। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस पूरे के पूरे सर्कल को कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब 10 सेक्टर्स में अगर डिवाइड कर रखा है तो भाई हम लोगों को अगर एरिया चाहिए एक सेक्टर का तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो वो चीज निकालते हैं पहले। तो सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा, सेकंड पार्ट पर हम लोग आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, 360 को डिवाइड कर रखा है 10 पार्ट्स में, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। और हर एक की रेडियस कितनी होगी भाई, हम लोग अगर इस सेक्टर की बात करें तो इसकी रेडियस कितनी होगी भाई, इसकी रेडियस होगी 35/2 mm। तो आर रखिए यहाँ पे कितना, 35/2 mm। और अब निकालते हैं भाई हर एक सेक्टर का एरिया। लिखते हैं इसको इधर। सो यस, लिख दिया। सो दिस इक्वल टू द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच इक्वल टू, भाई सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। रखिए थीटा की जगह पे क्या रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे 36 अपॉन 360 पाई की जगह पे 22/7। आर स्क्वायर है, आर कितना है 35/2, तो इसको दो बार लिखो स्क्वायर होने की वजह से, तो 35/2 इंटू 35/2। अब कैंसिल आउट कर लो, जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं। 36 से सीधे सीधे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। 7 से कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 5 टाइम्स कैंसिल हुआ। अब इस 5 से ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। इस 2 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। ठीक है, तो अब और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो क्या करिए ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो 11 5 जा 55 हुआ, और 11 3 जा 33, और 5 कितना हो जाएगा 38। और नीचे 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। तो इस तरीके से क्या आ गया, 385/4 mm स्क्वायर, क्योंकि चीजें मिलीमीटर में, लेंथ मिलीमीटर में थी ना, तो एरिया किस में निकलेगा, मिलीमीटर स्क्वायर में निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर भाई इस पार्ट का, और पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ भी गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, then find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। तो भाई हम लोगों को बोला है कि एक अम्ब्रेला है और इसके अंदर कितनी रिप्स हैं, रिप्स का मतलब तान। ठीक है, जैसे ये है, तो भाई 8 रिप्स दे रखी है हम लोगों को अम्ब्रेला के अंदर, और इनके बीच में इक्वल स्पेस है, यानी कि सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर लगी हुई हैं। अगर हम लोग ये मान के चलें कि अम्ब्रेला का जो क्लॉथ है वो अपने आप में एक सर्कल की शेप में है, जिसकी की रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर है, तो अगर अम्ब्रेला के इस क्लॉथ को हम लोग इस तरीके से ओपन कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक सर्कल मिलेगा, और इस सर्कल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है भाई, हम लोगों को दो रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और दो रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो इनडायरेक्टली हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया है, ये कैसी शेप है, ये अपने आप में एक बनेगा सेक्टर, तो हम लोगों को सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। करेक्ट। अच्छा, हम लोग इस पार्ट को देखें, इस एंगल को देखें, तो ये 360 है, और ये 360 डिग्री का जो एंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है भाई, 8 पार्ट्स में, 8 रिब्स है ना, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो भाई हम लोगों को अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक तो रेडियस जो कि ऑलरेडी दे रखी है, दूसरी चीज सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो सबसे पहले भाई वही चीज हम लोग फाइंड करते हैं, राइट। तो थीटा यहाँ पे क्या कह सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, 360 डिवाइड हो रखा है कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, तो 360 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है भाई, दो रिब्स के बीच का एरिया हम लोगों को फाइंड कर देना है, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सो देयरफॉर द एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs equal to theta upon
360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, थीटा की जगह पर रखोगे 45 अपॉन में 360, पाई की जगह पर रख दिया 22/7 और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है 45। तो 45 इंटू 45, अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 8 टाइम्स डिवाइड होगा। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा, ये हो जाएगा 11 टाइम। और कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसा करो, ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। तो 45 करेंगे तो ये कितना बनेगा, लास्ट में आएगा 25, 4 5 जा 20। इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, 11 का, तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 कितना हो गया 27 और 11 2 जा 22। तो ऊपर तो क्या मिला हम लोगों को भाई, ऊपर मिल रहा है 22275 और नीचे देखें तो 7 4 जा 28 और चीजें सेंटीमीटर में है तो एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दैट इज द आंसर। यानी कि हर एक दो कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बनता है। तो इसमें दिया है हम लोगों को, given below is the picture of the Olympic rings made of taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Then find the total area of all the dotted regions assuming the thickness of the ring to be negligible. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो फिगर दे रखी है ना, बेसिकली ओलंपिक रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है और इस ओलंपिक रिंग्स में 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए गए और हर एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी सर्कल्स यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है, हर एक की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि हर एक दो सर्कल इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो इनका कॉमन कॉर्ड निकल कर आती है ना, उसकी भी लेंथ कितनी निकल कर आती है, 1 सेंटीमीटर होती है। भाई दो सर्कल्स इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कॉमन कॉर्ड निकल कर आती है उसकी लेंथ भी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है। तो बताइए इस तरीके से जो डॉटेड रीजन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, इन डॉटेड रीजन्स का टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। भाई हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को इन डॉटेड रीजन्स का टोटल एरिया फाइंड करना है। जब डॉटेड रीजन्स का टोटल एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो भाई एक सर्कल लेकर चले हम लोग और मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। तो हम लोगों ने इस ओ को ए के साथ में ज्वाइन करा दिया और बी के साथ में ज्वाइन करा दिया। तो ओ ए क्या है, अपने आप में रेडियस है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ओ बी भी क्या है, रेडियस है, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। और जब ये दो सर्कल्स एक दूसरे को कट करेंगे तो भाई ए बी क्या है, कॉमन कॉर्ड है और ए बी जो कॉमन कॉर्ड है ना, एज पर क्वेश्चन इसकी भी लेंथ कितनी है, इसकी भी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ओ ए बी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। ठीक है, तो ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अब अगर हम लोगों को इन डॉटेड रीजन्स का एरिया फाइंड करना है तो इस पॉइंट को ध्यान से समझें। भाई अगर हम लोगों को डॉटेड रीजन्स का एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करें, देखो हम लोग ये वाला पार्ट लें जिसको कि अभी मैं शेड कर रहा हूँ, बताओ क्या है भाई, ये वाला पार्ट लें तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है सेक्टर। और इस सेक्टर में से हम लोग देखो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो क्या होगा, इस सेक्टर में से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो बेसिकली हम लोगों को ये एरिया मिल जाएगा जो कि अपने आप में क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को ये एरिया मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, जब हम लोग सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस करें। और इस तरीके से कितने सेगमेंट बन रहा है, देखो इस लीफ के अंदर, इस लीफ में 2 सेगमेंट है ना, बिल्कुल इसी तरीके से 2 सेगमेंट इसी एरिया के यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे और 2 यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक सेगमेंट का एरिया निकाल दें, और क्योंकि हर एक लीफ के अंदर 2-2 सेगमेंट्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 सेगमेंट्स बन जाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डॉटेड रीजन का एरिया आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, एक सेगमेंट का एरिया निकालने जा रहे हैं और एक सेगमेंट के एरिया को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डॉटेड रीजन हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं भाई फॉर्मूला। तो एरिया, टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन किसके बराबर होगा,
भाई हम लोग क्या करें, हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकालें, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने एरिया ऑफ द सेक्टर, में से माइनस कर दें किसके एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकलेगा, और ऐसे कितने सेगमेंट्स बनेंगे, ऐसे बनेंगे 8 सेगमेंट्स। अब कर लो भाई सिंप्लीफाई, वैल्यूज रखते जाओ। 8 एज इट इज हम लोगों ने रखा, पहले क्या लिखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 8 एज इट इज रखा हम लोगों ने, पाई की जगह थीटा की जगह पे क्या रखोगे, भाई ये क्या है अपने आप में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखें, 60, अपॉन में क्या है, अपॉन में 360 है, पाई को पाई ही रखिए, और रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3/4, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी कितनी है, 1 यूनिट है, तो यहाँ भी रखा हम लोगों ने 1 और इसका स्क्वायर। सो दिस बिकम्स क्या बन जाता है, 8, 0 से 0 और 6 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ से क्या मिला, √3/4, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है, यानी कि इन सारे के सारे डॉटेड रीजन्स का एरिया हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार अगर डाउट हो रहा है तो इस क्लास को दोबारा से लो, इस स्पेशली इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है, तो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। भाई दो वाइपर है जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, देन फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो वाइपर्स हैं, तो ऐसे समझो जरा इनको, दो वाइपर्स है, एक वाइपर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, एक वाइपर हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया, और वो क्या करते हैं भाई 115 डिग्री का एंगल लेते हुए स्वीप करते हैं, और इनकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो एक वाइपर ये है 25 सेंटीमीटर का 115 डिग्री का एंगल बनाते हुए एरिया को स्वीप करता है। तो ये देखिए सिचुएशन इस तरीके की होगी, यहाँ पे जो दूसरा वाइपर है ये भी 115 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस एरिया को स्वीप कर देगा। ये सेंटर पे एंगल बना 115 डिग्री का, और इसकी लेंथ कितनी है, 15। तो जरा इस सिचुएशन को समझो, अगर इस तरीके से दो वाइपर्स काम कर रहे हैं तो हमें निकालना है टोटल एरिया, जो कि एक बार में दोनों ब्लेड्स स्वीप कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो भाई सब ब्लेड अगर यहाँ से इस तरीके से चलेगा तो इस एरिया को क्लीन करेगा, और ये वाला ब्लेड इस एरिया को क्लीन करेगा। तो ये ब्लेड जिस एरिया को क्लीन करता है वो बेसिकली अपने आप में क्या है भाई, ये है सेक्टर, और इस सेक्टर में ये 25 क्या है, रेडियस है, और ये 115 क्या है, थीटा, यानी कि सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो हम लोग क्या करें, एक ब्लेड कितना एरिया क्लीन करता है वो निकालें, और ऐसे दो ब्लेड्स हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कि एक बार में दोनों ब्लेड्स कितने एरिया को स्वीप कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो चले निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हियर थीटा इक्वल टू 115 डिग्री, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि एक बार में दोनों ब्लेड्स कितने एरिया को स्वीप कर देंगे, तो एक सेक्टर का एरिया निकालें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को, therefore the total area cleaned at each sweep of the blades इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक का एरिया निकालना है, यानी कि सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से। रखिए भाई 2 को तो एज इट इज रखा, थीटा की जगह पे क्या रखोगे, थीटा की जगह पे रखोगे 115, अपॉन में क्या है, अपॉन में 360, इंटू पाई की जगह पे 22/7, और आर कितना है 25 है, तो भाई 25 का कर दें स्क्वायर। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 2 एज इट इज रखा, 115 अपॉन 360 रख दिया, इंटू में 22/7, और 25 का स्क्वायर है, तो चलो इसको लिख देते हैं 25 इंटू 25। अब चीज़ों को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है।
तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने कैंसिल किया किसको, 5 से, चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 23 टाइम्स हो गया। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 72 टाइम्स, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करो 11 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करोगे 36 टाइम्स हो जाएगा। अब 2 से इसको भी कैंसिल कर दो तो 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर हम लोगों को मिल रहा है 23, इंटू में क्या 11, इंटू में 25 और 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो 625, और नीचे क्या मिल रहा है 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, कुछ चीजें कैंसिल आउट नहीं होती, तो ऐसा करो ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 और 23 और 11 का कर लेते हैं, चलो पहले 11 33, 11 दूनी 22 और 3 25 होता है, तो 253 का मल्टीप्लाई 625, तो 625 और 253, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिंग 18, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छिंग 30 और 1 31 होगा, 5 2 छिक्के 12, ये बन गया 5, 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 11, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 2 5, 1 5 8 1 2 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला हम लोगों को 1 5 8 1 2 5 और अपॉन में 18 7 जा, 18 7 जा होता है 126, और इसको इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक बार में दोनों ब्लेड कितने एरिया को स्वीप कर देंगे, ये कर देंगे 158 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो ये आंसर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Then find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi equal to 3.14. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस क्या करता है, रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए किस डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक। अब किस लिए करता है भाई, जो भी शिप्स वगैरह होते हैं ना उनको अंडर वाटर रॉक्स के बारे में वार्न करने के लिए करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को जरा ऐसा समझें भाई, यहाँ पे लाइट हाउस है और ये क्या करता है 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेड लाइट को स्प्रेड करता है, तो कुछ इस तरीके से रेड लाइट स्प्रेड होगी ना, और किस डिस्टेंस तक कर रहा है, ये कर रहा है 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 16.5 किलोमीटर होगी, और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 80 डिग्री का एंगल होगा। तो सिर्फ ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे इस एरिया यानी कि इस रीजन के अंदर जितने भी शिप्स होंगे उनको वार्न कर पाएगा ना, और हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है ना कि सी के ऊपर कितने एरिया में शिप्स को ये वार्न कर सकता है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या निकालने की जरूरत है भाई, ये अपने आप में कैसी शेप बन रही है, सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को इस सेक्टर का एरिया निकालने की जरूरत है, और जितना एरिया होगा इस सेक्टर का उतने ही एरिया में शिप्स को ये वार्न कर सकता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। थीटा हम लोगों को दिया है कितना 80 डिग्री, रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी 16.5 किलोमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है। सो देयरफॉर the area of the sea over which the ships are warned, that is equal to theta upon 360 pi r square। थीटा की जगह पे आपने रख दिया 80 अपॉन 360, पाई की जगह पे लेना है 3.14, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 16.5, तो इसका स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा 4 से 2 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, तो अभी मिल रहा है हम लोगों को 2/9 इंटू में 3.14, और 16.5 का करना है स्क्वायर, तो 16.5 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में तो भाई 25 ही मिलेगा 5 होने की वजह से, और 16 और 17 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 और 17 का मल्टीप्लाई 17 छिक्के 102, 17 कम 17 और 10 27, तो क्या आ जाएगा 272। तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 27225, और डेसिमल की 2 डिजिट आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको और कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं हो रहा, तो क्या करिए सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई और फिर 9 से कर दो इसको डिवाइड,
ठीक है। तो चलो भाई करते हैं, पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8, यहाँ बन जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, बेस मिलेगा 6.28। और इससे मल्टीप्लाई करना है किसको, हमें मल्टीप्लाई करना है 272.25 को। चलिए करते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 17 18, 8 सत्ते 56 और 1 57, 8 दूनी 16 और 5 21 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 4 14 और ये 5। 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 दूनी 12 और 4 16। ये आ गया 0 0, 8 और 5 13, 7 और 5 12 और 4 16 और 1 17 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 3 10, 6 की जगह 7। ओके, तो कितने डेसिमल की डिजिट, 4 डिजिट्स, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो हम लोगों को मिलेगा 1709.73 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से डिवाइड कर दो भाई, तो 1709.73 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 बन जा 980, तो 9 72, 72, फिर 8 रह जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 9। अब कितने टाइम्स जाएगा, 9 9 जा 81, ठीक है। अब बचा कितना, 8 बचेगा, डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगाओ, 87 हो गया। अब फिर से कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स ही जाएगा, 81 कितना 6 एंड देन 7, ठीक है। सो दिस बिकम्स व्हाट 189.97, और रेडियस किलोमीटर में थी तो किलोमीटर स्क्वायर में आ गया। तो इसका मतलब ये लाइट हाउस समुद्र के ऊपर कितने एरिया के अंदर शिप्स को वार्न कर सकता है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें दिया है हम लोगों को, 3 horses are tied each with 7-meter long rope at 3 corners of the triangular field having sides 20 meter, 34 meter and 42 meter. Then find the area of the plot which can be grazed by all 3 horses. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ट्राइंगुलर फील्ड है, और इस ट्राइंगुलर फील्ड की जो साइड्स हैं वो दे रखी है हम लोगों को। पहली साइड दे रखी है 20 मीटर, दूसरी साइड है 34 मीटर और तीसरी साइड की लेंथ है 42 मीटर। अब इस ट्राइंगुलर फील्ड के जो 3 कोने हैं, उन तीनों कोनों पर एक एक घोड़े को बांधा गया है। हर एक घोड़े के गले में 7 मीटर लंबी रस्सी बांधी जाती है। तो अब क्वेश्चन हम लोगों से जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है कि तीनों कोनों पर घोड़ों को बांधा जाता है, हर एक घोड़े के गले में 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो इस ट्राइंगुलर फील्ड के कितने एरिया को वो तीनों घोड़े मिलकर ग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है हम लोगों को फाइंड करना है टोटल एरिया विच कैन बी ग्रेस्ड बाई ऑल 3 हॉर्सेस, ठीक है। तो अब इस बात को जरा ऐसे समझो भाई, जो घोड़ा यहाँ इस पॉइंट ए पर बांधा जाता है उसके गले में रस्सी कितनी लंबी है, 7 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस फील्ड के इस एरिया को वो ग्रेस कर सकता है, और इस एरिया को हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है, अपने आप में सेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाला है। जो घोड़ा यहाँ पर है वो बेसिकली इस एरिया को ग्रेस करेगा, और ये भी अपने आप में एक सेक्टर है, और इस सेक्टर की रेडियस कितनी है, 7 मीटर है। यहाँ देखें, जो जिस घोड़े को पॉइंट सी पर बांधा गया है वो इस एरिया को ग्रेस कर सकता है, और ये भी सेक्टर है जिसकी रेडियस 7 मीटर है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि तीनों घोड़े मिलकर कितने एरिया को ग्रेस कर सकते हैं, तो भाई हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकालें, इस सेक्टर का एरिया निकालें और इस सेक्टर का एरिया निकालें। तो तीनों सेक्टर्स के एरियाज को हम लोग कर दें प्लस, और तीनों एरियाज को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो वो डिफाइन करेगा किसको, टोटल ग्रेस्ड एरिया बाय ऑल 3 हॉर्सेस को। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई सेक्टर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस होती है और थीटा होता है सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एंगल्स नहीं है। इस ट्राइंगल के एंगल्स हम लोगों को नहीं दे रखे हैं। जब नहीं दे रखे हैं तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा 1 है। इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा 2 है। और इस सेक्टर में जो एंगल बनता है वो कितना है, थीटा 3 है, ठीक है। और अब निकालते हैं भाई हम लोग टोटल एरिया ग्रेस बाई ऑल 3 हॉर्सेस, तो जो किसके बराबर होगा, इन तीनों सेक्टर्स के एरिया के सम के बराबर होगा, राइट। तो चले लिखते हैं। सबसे पहले तो रेडियस लिख देते हैं। तीनों ही सेक्टर्स की रेडियस कितनी है, 7 मीटर, क्योंकि सबके गले में कितनी लंबी रस्सी बंधी है, 7 मीटर, करेक्ट है, ठीक है। सो देयरफॉर द टोटल एरिया
which can be grazed by all three horses equal to area सेक्टर 1 प्लस एरिया सेक्टर 2 कह दो प्लस एरिया सेक्टर 3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसको मान के चल रहे हैं सेक्टर 1, ये हमारे लिए क्या है सेक्टर 2 है, और ये हमारे लिए क्या है सेक्टर 3 है। तीनों सेक्टर्स के एरिया का सम हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो भाई सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल क्या माना है हम लोगों ने थीटा 1, तो यहाँ पे रख दिया थीटा 1 अपॉन 360 पाई आर। आर कहने का मतलब चलो आर ही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा थीटा 2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सबकी रेडियस वही है इसीलिए सबको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरे सेक्टर का एरिया होगा थीटा 3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों के सामने यहाँ पे जो तीन टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ही टर्म्स में पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, साथ में अपॉन में 360, अपॉन में 360, अपॉन में 360 सब जगह पर है। इसका मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है, पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 360 कॉमन लिया जा सकता है। तो बचा क्या, देखो इस टर्म में तब क्या बचेगा थीटा 1, इस टर्म में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा थीटा 2, और इस टर्म में बचने वाला है थीटा 3। क्लियर है, फिर से रखो पाई आर की जगह पे क्या रखोगे 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 360, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, बेसिकली थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तो इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो हम लोग इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर रख सकते हैं 180। अब 180 से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो क्या बचा पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दो आप, पाई की जगह पर रख दिया आपने 22 अपॉन 7। आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 11 7 जा 77 चीजें मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। इसका मतलब तीनों के तीनों घोड़े मिलकर इस फील्ड के कितने एरिया को ग्रेस कर सकते हैं, 77 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।